हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसा कि हेडिंग में दिख रहा होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने एटम के बारे में डिस्कशन किया हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी, बट आज चैप्टर है तो मैं इंट्रोडक्शन से ही मतलब बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करें। ठीक है, देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहली जो चीज़ लिखनी है वो मैं देखो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ाऊँगा और कंपटीशन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ाऊँगा। तो बोर्ड के हिसाब से तो तुम्हें थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। पहली बात जो बोली गई है इंडिया, पहले से तुम समझो। ठीक है, समझो कि मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम क्यों पढ़ेंगे, क्या जरूरी है मतलब पढ़ने के लिए। देखो, हम पिछले में अपने लेक्चर में बता चुका हूं कि जो एटम है वो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ये जो एटम वर्ड है इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो किस चीज से हुआ है यार? सब एटॉमिक पार्टिकल से हुआ है। सब एटॉमिक पार्टिकल से हुआ है। सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। जी, तुम्हारा सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर क्या बना है? रुको, एरो उल्टा हो गया। सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर क्या बना हुआ है? तुम्हारा एटम बना हुआ है। ठीक है, ये बात जो है, सॉरी हाँ, ये बात जो है एटम जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, ये तो हमें आज पता है ना, ये तो हमें आज पता चला। ठीक है, हमें पहले 400 बीसी तक हमें ये बात नहीं पता थी। इस 400 बीसी तक हम क्या जानते आ रहे थे पता है? एनसीईआरटी लिखती है 400 बीसी तक हम ये मानते आ रहे थे कि इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर जो थे वो ये मानते थे कि एटम से छोटा कुछ नहीं हो सकता। एटम से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। एटम इज इनडेस्ट्रक्टिबल, या मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सब डिविजिबल। ठीक है, ऐसा माना जाता था। मतलब ये बोलते थे, इसको क्या बोलते थे? अनकटेबल, अनकटेबल बोलते थे। अनकटेबल बोलते थे, मतलब इसको काटा नहीं जा सकता। ठीक है, अनडिस्ट्रक्टिबल, अनडिस्ट्रक्टेबल, इसको अनकटेबल और अनडिस्ट्रक्टेबल बोलते थे। कब कब तक? 400 बीसी। उसके बाद जैसे ही रिसर्च स्टार्ट हुई, हम अभी देखेंगे कि कैसे रिसर्च स्टार्ट हुई। ठीक है, तो लिखें, इतना लिखें, समझ में आए कि हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। हम तभी पढ़ पाएंगे कि आज हम जो ये जान रहे हैं ये सारी चीजें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। ठीक है, 400 बीसी तक तो ये बातें नहीं थी, है ना, ये बातें नहीं थी, पर हमें आज ये बातें पता है। तो कैसे पता है? कुछ ना कुछ तो इवोल्यूशन आया होगा, कुछ ना कुछ तो रिसर्च हुए होंगे ना। ठीक है, उन्हीं चीजों को हम पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी जो लिखती है वो पहले यही लिखती है कि इंडियन एंड ग्रीक, इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर, जस्ट अ सेकेंड, इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर, फिलोसोफर मैं सही लिख रहा हूं ना यार? फिलोसोफर, ठीक है, फिलोसोफर, हाँ ठीक है, फिलोसोफर 400 बीसी में, 400 बीसी, 400 बीसी में इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर जो थे उन्होंने बताया हु वेयर व्यूज दैट, उन्होंने क्या बताया पता है? ब्रैकेट में ऐसे करके लिखो कि जो एटम है वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के। कोई जैसे देखो, जैसे मेरा मार्कर है, मेरा मार्कर एक मैटर है और इसकी जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम है। अभी मैं समझाता हूं फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक क्या होती है। थियरी है, थोड़ा सा समझ के चलेंगे। ठीक है, पेशेंस रखेंगे, पहले लिख लेते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि एटम्स आर द फंडामेंटल, एटम्स are the fundamental are the fundamental are the fundamental 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 building blocks fundamental building blocks ना, एक सेकंड रुकना। तो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स
फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का, ठीक है, मैटर मतलब वो झगड़ा वाला मैटर नहीं, ठीक है, वो मैटर मतलब जैसे मैं ये जो मेरा हाथ में मार्कर है, ठीक है, ये क्या है, ये एक मैटर है, ठीक है। अब फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक क्या होती है वो उसको समझते हैं। देखो, जैसे तुम्हारा घर बनता है, तो पड़ोस का भी घर बन रहा हो या तुम्हारा भी घर बन, तो बहुत मजे से देखते हो जी कि लेबर आया, काम कर रहा है, घर बन रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, इनिशियली वो एक एक ईंट जोड़ करके दीवार खड़ी करते हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा घर बनता है। मेरी बात समझो यहाँ पे कि जो एक एक ईंट है वो एक फंडामेंटल यूनिट है ना, एक एक ईंट मिलके तो इतनी बड़ी दीवार बनी है। वैसे ही 400 बीसी में ग्रीक और इंडियन फिलोसोफर ये बोलना चाहते थे कि जो एक एक एटम मिला है, एक एक एटम मिल के पूरा का पूरा मैटर बनाया है, और एक एक एटम, ना समझ में, मैं स्लो बोल रहा हूँ, एक एक एटम मिल के क्या कर रहा है, पूरा का पूरा मैटर बना रहा है ये, ठीक है। उन्होंने ये बोला था, समझ गए। उन्होंने ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिले फिर एटम बना, एटम मिल के जो है एक मैटर बनाए, उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने डायरेक्टली ये बात बोल दी कि एक छोटे 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 मैटर मिलके पूरा का पूरा मतलब मैटर बना दिए एटम मिलके। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ठीक है, समझ गए, ये सब बात समझ गए, ठीक है। फिर अब समझो कि क्यों हम एटम को इंडेस्ट्रक्टिबल क्यों बोल रहे हैं, अनकटेबल क्यों बोल रहे हैं, इस बात को समझेंगे। ग्रीक एक वर्ड है, ग्रीक मतलब ग्रीक भाषा है, ठीक है। ग्रीक भाषा में एक वर्ड है, ग्रीक एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, और उसमें एक वर्ड है। वर्ड मतलब शब्द है, ठीक है। वो शब्द क्या है, एटम। ये एटम जो है इंग्लिश का शब्द नहीं है, ठीक है। एटम किसका शब्द है, ग्रीक भाषा का एक वर्ड है एटम, ठीक है। एटम का मतलब क्या होता है, एटम का मतलब क्या होता है, अब एटम का मतलब समझेंगे क्या होता है एटम, ठीक है। एटम का मतलब होता है डिवाइडेड फ्रॉम, मतलब ग्रीक भाषा का जो ये शब्द है एटम, उसको समझेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये एटोमियो से बना हुआ है, डिराइव्ड फ्रॉम एटोमियो, ठीक है। ये किससे डिराइव्ड हुआ है, एटोमियो से डिराइव्ड हुआ है। मतलब एटोमियो से क्या बना, एटम बना। और इसका क्या मतलब होता है, एटोमियो विच मीन्स, इसका मतलब होता है अनकटेबल या नॉन डिविजिबल, मीन्स अनकटेबल, इसको काटा नहीं जा सकता। या इससे क्या मतलब है, अनडिस्ट्रक्टिबल बोल सकते हो या डिविजिबल बोल सकते हो, एनसीईआरटी जो बोलती है वही लिखो, डिविजिबल, ठीक है, समझ गए। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। 400 बीसी तक लोग क्या जानते थे कि एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर, और ग्रीक भाषा के एक वर्ड है एटम, ठीक है। एटम कहां से, एटम का डेरिवेशन कहां से हुआ है, एटोमियो से, जिसका मतलब होता है अनकटेबल या अनडिस्ट्रक्टेबल। दुनिया यही जानती थी कि एटम से छोटा कुछ नहीं है। और इसी फिलॉसफी पे हमारे एक वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट, बहुत ही पहले साइंटिस्ट, जिन्होंने एटम के बारे में कुछ बताने की इच्छा जाहिर कि जी हम एटम के बारे में सबसे पहले बात बताएंगे, ठीक है। तो वो साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन के बारे में देखेंगे। जॉन डाल्टन के बारे में हालांकि मैं चर्चा कर चुका हूं अपने मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जब पढ़ा रहा था, पर फिर भी हम यहाँ उनके बारे में जानेंगे क्योंकि बुक में जिक्र दिया हुआ है, ठीक है। तो जॉन डाल्टन या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो मैंने डिस्कस की हुई है पूरा ब्रीफ में। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी,
बाय साइंस एजुकेशन हब, तो आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पूरा डिटेल वाइज में एक एक शब्द समझाया हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे जितनी बातें दी हुई हैं उसको ध्यान से देखते हैं। डाल्टन्स जो थे एटॉमिक थ्योरी एबल टू एक्सप्लेन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या मतलब बोलती थी, क्या एक्सप्लेन करने में सबसे ज़्यादा माहिर हुई, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, पता है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, लिखना चाहो तो लिख लो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी was able to explain, was able to explain, was able to explain, क्या एक्सप्लेन करने में एबल थी? पहला, लॉ ऑफ मास मतलब कंजर्वेशन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास को आप न तो क्रिएट कर सकते हो न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये बात एक्सप्लेन करने में इनकी जो थ्योरी थी वो मतलब अच्छी थी, ठीक थी। इस बात को इन्होंने प्रूफ कर दिया। इन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी जो है इन्होंने अच्छे से डिफाइन कर दिया। तीसरा इन्होंने जो लॉ बताया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट, ये लॉ इन्होंने नहीं बताया था, पर इनका लॉ जो है, इनकी जो थ्योरी है वो इन तीनों लॉ को बखूबी एक्सप्लेन करती है। ये लॉ इन्होंने नहीं बताया था, ये लॉ जो है इन्होंने नहीं बताया था, बट इनकी थियरी जो है इन लॉ को एक्सप्लेन करती है बखूबी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, समझ गए मेरी बात? अब अच्छा, इनका ड्रॉबैक क्या था? इतनी बातें तो इनकी जो है इस थियरी से एकदम सही आ गई, ठीक आ गई, समझ में आ गया, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ हुई, कहाँ जगह पर ये फेल हो गए? देखो, एक साइंटिस्ट को कभी फेल बोलना मतलब गलत है, ठीक है, क्योंकि फेल नहीं थे, उन्होंने कोशिश की थी, ठीक है। तो उनका ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक बोल सकते हैं। उनका ड्रॉबैक जो था वो ये था कि जब आबनूस को, आबनूस जानते हो, उसको रब किया गया, मतलब देखो क्या है कि जब एक ग्लास को लिया गया, एक एबोनाइट को लिया गया, उसको सिल्क या फर के साथ, ग्लास लो उसको सिल्क के साथ, या एबोनाइट लो उसको फर के साथ ना, रब करोगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ट्रांसफर होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। जब मैटर जो है इंडिस्ट्रक्टिबल था, उसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते थे, अनकटेबल था, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव हुए? क्वेश्चन अराइज होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब साइंटिस्ट लोगों ने या जब लोगों ने सवाल उठाना स्टार्ट किया कि सर हम एक ग्लास ले रहे हैं और एक एबोनाइट ले रहे हैं, उसको किससे रब कर रहे हैं? एक फर से रब कर रहे हैं, ठीक है, तो जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो जब एटम जो है इंडिस्ट्रक्टिबल था, तो कैसे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए? इस बात को वो नहीं बता पाए। तो यही उनकी बस एक छोटी सी ड्रॉबैक थी, ठीक है। पर याद रखो, इन्होंने कोशिश की थी, 100% नहीं सही थे, कोशिश जरूर की थी, तो इनको गलत नहीं बोल सकते, पर इनको 100% सही भी नहीं बोल सकते। तो इनका ड्रॉबैक क्या था? इनका ड्रॉबैक जो था यही था कि इन्होंने इट वॉज फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इट वॉज फेल्ड, ही वॉज फेल्ड, ही वॉज फेल्ड नहीं, इट वॉज फेल्ड लिखना सही है, ठीक है, कि वो फेल नहीं हुए थे, ठीक है। इट वॉज फेल्ड टू एक्सप्लेन, इट वॉज फेल्ड to explain, it was failed to explain the result of experiments, the result of experiment। कौन से एक्सपेरिमेंट? मैंने तुम्हें बता दिया, एनसीईआरटी में भी दी हुई है, मैं एक बता दे रहा हूं। जब ग्लास को रब किया गया, ग्लास रब्ड विथ ग्लास को रब किया गया किसके साथ? सिल्क के साथ। और किसको? एबोनाइट
एबोनाइट की छड़ को रब किया गया, रब मतलब घिसा गया, रगड़ा गया, ठीक है, विथ किसके साथ, फर के साथ। तो इन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बताने में ये जो है फेल हो गए, मतलब नहीं बता पाए, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। मैं फिर से एक बार तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, रिपीट, ध्यान से सुनना। इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर 400 बीसी में उन्होंने बताया कि एटम आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। किसी भी मैटर का, जस्ट लाइक माई मार्कर, ठीक है, किसी भी मैटर का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो एटम होता है, इन्होंने बता दिया, ठीक है। उस समय हमने मान लिया, उसी मतलब थेसिस के बेसिस पे, मतलब ये जो फिलोसोफर ने थेसिस दिया था उसी के बेस पर डाल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी बता दी, और उनकी जो थ्योरी थी उस हिसाब से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन डिफाइन हो रहे थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो रहे थे। बट वो कुछ चीज़ों में एक्सपेरिमेंटल डाटा जब सामने आया तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी बात, ग्रीक एक लैंग्वेज है, उसका एक शब्द है एटम, ठीक है, मतलब उसका एक शब्द है एटोमियो, जहां से डेरिवेशन हुआ एटम शब्द का, ठीक है, जिसका मतलब होता है अनकटेबल या अनडिविजिबल, ठीक है। समझ गए, मेरी बात समझ में आई? इतनी बात को नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना? चलो नोट करो, चलो देखते हैं। देखो, एक चीज और आज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कल देखेंगे। बस एक चीज और याद रखो, लाइक चार्ज डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। अब क्या हुआ कि जब साइंटिस्ट को पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। क्या गड़बड़ है? जो डाल्टन ने बताया वो 100% सही नहीं था, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था उसका जो है वो नहीं प्रूफ कर पाए। तो जो फिर साइंटिस्ट आए, फर्दर साइंटिस्ट जब आए तो उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। उस रिसर्च में किस चीज को लाया गया? वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया? वैक्यूम ट्यूब लिया गया, उस पे एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। तो वहां से में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। पर आज जो देखेंगे वो इंपॉर्टेंट लाइन है जो एनसीईआरटी में दी हुई है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। पहले इस लाइन को लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इस लाइन को लिखो। लाइक चार्ज repel each other, like charge repel each other and unlike charge attract each other, ठीक है। लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्ज, जैसे तुम मैथमेटिक्स अगर पढ़े होगे 10th क्लास तक या 9th क्लास तक ही पढ़े होगे, या 10th क्लास जितने तक तुम मैथमेटिक्स पढ़े होगे, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो तो भी तुम्हें पता होना चाहिए, प्लस प्लस जो होता है वो, ये प्लस प्लस जो है वो रिपेल करेगा। ऐसे याद रख लो ना, ऐसे तुमको याद रहेगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या है? लाइक चार्ज है, मतलब एक जैसा है, तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। बट प्लस और माइनस, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो दोनों को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट। मेरी बात ध्यान से समझो, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर का क्या मतलब है? दो लोग एक जैसे हो, लेट्स सपोज तुम हो, तुम्हारे दोस्त एक ही, मतलब एक जैसे ही हो, तुम भी झगड़ा लो, तुम्हारा दोस्त भी झगड़ा लो, दोनों झगड़ा लो, यार क्या करोगे? ठीक है, तुम अपनी बात रखना चाहोगे, तुम्हारा दोस्त अपनी बात रखना चाहेगा, और दोनों का स्वभाव एक जैसा है, तो दोनों अपनी बात, मतलब क्या करोगे? फिर तुम वहां से हट जाओगे ना, रिपेल हो जाओगे एक दूसरे से, कि हम इसकी बात नहीं सुनेंगे, वो बोलेगा हम इसकी बात नहीं सुनेंगे। तो लाइक चार्जेस जो होती हैं, अपने अपने ऊपर देखो, तुम तुम्हारा दोस्त एक जैसे हो, दूर हो जाओगे। वैसे ही जो लाइक चार्जेस होंगी, ठीक है, जो एक जैसी होंगी वो दूर हो जाएंगी। बट अनलाइक चार्ज, मान लो तुम हो और तुम्हारा कोई एक ऐसा दोस्त है जो थोड़ा सा डिफरेंस है, तुम्हारी विचारधारा का नहीं है, तो तुम जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, तो तुम क्या करोगे कि तुम सेटलमेंट कर लोगे, तुम एडजस्ट कर लोगे ना। या तो जैसे
आजकल के टाइम में है या किसी अपोजिट, चलो ठीक है ये एग्जाम्पल तुम्हें ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा और समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम किसी लड़की से दोस्ती करते हो, तुम वहाँ जगह पे अट्रैक्ट होकर दोस्ती करते हो, तुम इसलिए दोस्ती नहीं करते कि हमें दोस्ती करनी है, ठीक है। तो वहाँ पे अट्रैक्शन होता है, इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग, क्योंकि वो लड़की है तुम लड़के हो, दोनों अलग अलग हो, अपोजिट सेक्सेस भी हो और अपोजिट दोनों भी हो, वैसे ही दो अपोजिट चार्ज जो होती हैं वो आपस में अट्रैक्ट होती हैं, समझ गए। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं मतलब एक दूसरे को, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो अब हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूं कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही तुम्हारा एटम बना है। कल ये बात गलत प्रूफ हो जाएगी। ये फिलोसोफर भाई साहब जो लोग हैं और ये जो डाल्टन भाई साहब हैं हमारे साइंटिस्ट, उनकी बात कल गलत प्रूफ हो जाएगी कि नहीं एटम ही नहीं है, एटम से भी छोटे कुछ होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आगे के लेक्चर को कल देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक तुमको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो तुम हमें बता सकते हो यार। हम कल जब वीडियो मतलब बनाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, कमेंट बॉक्स खाली है, बोलो, वहाँ पे हम तुमको बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, और ऐसे पढ़ते रहो, ठीक है। और जब तुम्हारे दोस्त जो पढ़ने वाले हैं उन तक जो है वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी, ठीक है, कुछ सीख सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।